हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 9 दिसंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़। 3 नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि ब्रिटेन में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण शुरू। दूसरी न्यूज़ है 3 साल में हर गांव में हाई स्पीड इंटरनेट मौजूद होगा, ये बोला है नरेंद्र मोदी जी ने। और तीसरी न्यूज़ है पहली बार यूएई और सऊदी अरब के दौरे पर भारतीय सेना प्रमुख। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। ब्रिटेन में कोरोना महामारी के खात्मे के लिए टीकाकरण की शुरुआत कर दी गई है। ब्रिटेन में मंगलवार से बड़े पैमाने पर कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया है। इसकी शुरुआत 90 वर्षीय दादी अम्मा मार्गरेट कीनन से की गई है। वह ट्रायल से इतर फाइजर की वैक्सीन लगवाने वाली दुनिया की पहली शख्स बनी है। ब्रिटेन में सबसे पहले 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। ब्रिटेन ने हफ्ते भर पहले ही अमेरिकी कंपनी फाइजर और जर्मन कंपनी बायोएनटेक की संयुक्त रूप से विकसित वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। उस समय वह यह कदम उठाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया था। ब्रिटेन ने अब तक 17 लाख से ज़्यादा संक्रमित पाए गए और 61,000 से अधिक की मौत हुई है। कीनन को मंगलवार सुबह मध्य इंग्लैंड स्थित कॉमेंट्री के अस्पताल में टीका लगाया गया। एक हफ्ते बाद 91 साल की होने जा रही कीनन ने कहा, सबसे पहला टीका लगवाकर गौरवान्वित महसूस कर रही हूं। नेक्स्ट है 3 साल में हर गांव में हाई स्पीड इंटरनेट। हर गांव में बिजली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब हर गांव में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा देखना चाहते हैं। मंगलवार को इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2020 के संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 3 साल में हर देश के गांव में हाई स्पीड इंटरनेट की सुविधा होगी। इस योजना पर अमल के लिए गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का काम शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत में मोबाइल और इंटरनेट की दरें दुनिया में सबसे कम है। महामारी के काल में मोबाइल तकनीक की उपयोगिता का बखान करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया के बड़े अभियानों में शामिल होने वाले कोरोना वैक्सीन अभियान में भी मोबाइल तकनीक की मदद ली जाएगी। नेक्स्ट है पहली बार यूएई और सऊदी अरब के दौरे पर भारतीय सेना प्रमुख। सेना प्रमुख जनरल एम नरवाने मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब की 6 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना हो गए। वह रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग पर काम करेंगे। जनरल नरवाने इस दौरे को इस लिहाज से भी ऐतिहासिक माना जा रहा है कि यह किसी भारतीय सेना प्रमुख की इन दोनों देशों की पहली यात्रा है। सेना प्रमुख का यह दौरा इन दोनों देशों के साथ भारत की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। सेना की ओर से जारी बयान के अनुसार जनरल नरवाने का 9 से 14 दिसंबर तक चलने वाले यह दौरा दोनों देशों के साथ इजराइल के संबंधों में सुधार को देखते हुए अहम है। अरसा पहले ईरान के सर्वोच्च परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजाद का मारा जाना भी खास है। वह 13 व 14 दिसंबर को सऊदी अरब में रहेंगे। सेना प्रमुख का यह दौरा पश्चिम एशिया के देशों और भारत के बीच रिश्तों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। तो ये नेशनल पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज, जिसमें हमारे लिए 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है कि चीन और पाक धार्मिक उत्पीड़न रोकने में नाकाम, ये स्टेटमेंट दिया है अमेरिका ने। और दूसरी न्यूज़ है कि पूर्व सैन्य जनरल को रक्षा मंत्री नामित किया गया है अमेरिका में। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान को उन देशों में नामित किया है जहां धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन विशेष रूप से चिंता का विषय है। सोमवार को विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने एक बयान में कहा कि दोनों देश धार्मिक उत्पीड़न को अपने यहां रोकने में नाकाम रहे हैं। जिन अन्य देशों को इस सूची में डाला गया है उनमें म्यांमार, ईरान, नाइजीरिया, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और उत्तर कोरिया है। चीन की बात करें तो उइगर मुस्लिमों के साथ उसका रवैया किसी से छिपा नहीं है। विदेश मंत्री पोम्पियो के मुताबिक कोमोरोस, क्यूबा, निकारागुआ और रूस को विशेष निगरानी सूची में डाला गया है। पोम्पियो ने कहा, धार्मिक स्वतंत्रता एक अधिकार है जिस पर मुक्त समाज फलता फूलता है। जो इस आवश्यक स्वतंत्रता का प्रयोग करना चाहते हैं उनका बचाव करने को हम फिर कार्रवाई करेंगे। अमेरिका ने कुछ संगठनों का नाम जारी किया है जिन्होंने दुनिया में धार्मिक स्वतंत्रता को दबाने की कोशिश की है, जिसमें अल शबाब,
अलकायदा, बोको हरम, हयात तहरीर, हुती विद्रोही जैसे कई नाम शामिल हैं। नेक्स्ट है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सेवानिवृत्त सैन्य जनरल लॉयड ऑस्टिन को अपना रक्षा मंत्री नामित किया है। मीडिया में आई खबरों में इस बारे में दावा किया गया है कि सीनेट की मंजूरी मिलने पर 67 वर्षीय ऑस्टिन रक्षा मंत्रालय का दायित्व संभालने वाले पहले अफ्रीकी मूल के अमेरिकी होंगे। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति के कार्यालय ने इस खबर की पुष्टि तो नहीं की है, लेकिन कहा गया है कि बाइडेन क्रिसमस से पहले रक्षा मंत्री समेत अपने कैबिनेट के अन्य सदस्यों के नामों की घोषणा करेंगे। तो ये इंटरनेशनल पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं, बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है, भारत में ज़्यादा ही लोकतंत्र, ऐसे में सुधार मुश्किल। ये स्टेटमेंट दिया है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने। और दूसरी न्यूज़ है, टीसीएस लगातार 6ठे साल बना ब्रिटेन का सुपर ब्रांड। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। भारत को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए ज़्यादा सुधारों की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ बहुत ज़्यादा लोकतंत्र है, इसलिए सुधार के सख्त कदम उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने मंगलवार को ये बात बोली है। वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमिताभ कांत ने कहा कि पहली बार केंद्र सरकार ने खनन, कोयला, श्रम, कृषि समेत विभिन्न सेक्टरों में सुधार के सख्त कदम उठाए हैं। अब राज्यों की तरफ से सुधारों की अगली बयार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत में सख्त कानूनों के लिए राजनीति इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इस सरकार ने यह इच्छा शक्ति दिखाई है। उन्होंने कहा कि सख्त सुधारों के बिना चीन से प्रतिस्पर्धा करना आसान नहीं है। नीति आयोग के सीईओ ने कहा, अगर 10 से 12 राज्य तेज गति से विकास करेंगे तो इस बात का कोई कारण शेष नहीं बचता कि भारत तेज विकास नहीं करेगा। हमने केंद्र शासित प्रदेशों को बिजली वितरण कंपनियों के निजीकरण के लिए कहा है। डिस्कॉम्स को ज़्यादा प्रतिस्पर्धी होने और सस्ती बिजली देने की जरूरत है। किसान आंदोलन के सवाल पर अमिताभ कांत ने कहा, यह समझना जरूरी नहीं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बना रहेगा। नेक्स्ट है, टीसीएस लगातार 6ठे साल बना ब्रिटेन का सुपर ब्रांड। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को लगातार 6ठे साल ब्रिटेन का सुपर ब्रांड चुना गया है। दुनिया भर में आईटी सेक्टर के क्षेत्र में टॉप 3 ब्रांड में इसे जगह मिली है। ब्रांड की बेहतरीन छवि और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से जुड़ी पहल को लेकर प्रतिबद्धता के दम पर टीसीएस को मजबूत ब्रांड की सूची में जगह मिली है। ब्रिटेन में उद्योग जगत के विशेषज्ञों की जूरी के आकलन और देशव्यापी सर्वे के आधार पर इस साल 3200 से ज्यादा ब्रांडों में से टॉप ब्रांड को चुना गया है। टीसीएस यूके और आयरलैंड के कंट्री हेड अमित कपूर ने कहा, शोध एवं विकास पर निवेश व अपने लोगों के कौशल विकास की दिशा में हमारे प्रयासों ने हमें लोगों को पसंदीदा बनाया है। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है, अस्वीकार्य है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। कनाडा जैसे देश और OIC जैसे संगठनों को समझना होगा कि भारत अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कदापि स्वीकार नहीं कर सकता है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है विदेश मंत्रालय में सचिव रहे विवेक काटजू द्वारा। दूसरा आर्टिकल है, याद आते रहेंगे अहमद पटेल। अहमद पटेल का निधन ठीक वैसे ही एक बड़ी राजनीतिक क्षति है जैसे अरुण जेटली का अवसान था। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला द्वारा। तीसरा आर्टिकल है, कुतर्क की राजनीति। भारत बंद जिस तरीके से नाकाम रहा उस पर भी अब विपक्ष सरकार को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है और अलग अलग तर्क दे रहा है। उस पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। विगत एक पखवाड़े में भारत को 2 विदेशी बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी पड़ी। इन दोनों बयानों का उद्गम भले अलग रहा मगर उनके मूल भाव में समानता थी। वे भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने वाले थे। भारत जैसा कोई देश अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कदापि स्वीकार नहीं कर सकता। इन बयानों में एक कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का था, जिन्होंने किसानों के विरोध प्रदर्शन को लेकर अनुचित टिप्पणी की। दूसरा बयान जम्मू कश्मीर के संदर्भ में इस्लामिक देशों के समूह यानी OIC की ओर से आया। OIC के बयान के पीछे पाकिस्तान ही मुख्य रूप से जिम्मेदार था।
भारत के प्रति स्थायी शत्रुता भाव रखने के कारण इसमें भी कोई संदेह नहीं था कि वह पंजाब में उपजे हालात का भी लाभ उठाना चाहे। उसने खालिस्तान की मुहिम को दोबारा जिंदा करने की उम्मीद नहीं छोड़ी। हालांकि यह बात अलग है कि सिख समुदाय ने उसे सिरे से खारिज कर दिया। जहां तक ओआईसी का प्रश्न है तो मुस्लिम देशों का ऐसा संगठन है जो धार्मिक आधार पर अपने अंतर्राष्ट्रीय मामलों को देखता है। एकजुट दिखते हुए भी यह धड़ों में विभाजित है। परंपरागत रूप से इसमें सऊदी अरब का वर्चस्व रहा है। हाल में तुर्की ने सऊदी नेतृत्व को चुनौती दी। खुद को मुस्लिम जगत का रहनुमा दिखाने और पाकिस्तान से पारंपरिक जुड़ाव के चलते तुर्की ने भारत द्वारा जम्मू कश्मीर में संविधान बदलावों के खिलाफ तमाम तीखी टिप्पणियां की। यहां तक कि इस मामले पर पाक के समर्थन में ओआईसी के विदेश मंत्रियों की बैठक तक आयोजित कराई। किसी अन्य महत्वपूर्ण मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान की इन मांग का समर्थन नहीं किया। पाकिस्तान की निराशा का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपनी मांगों का समर्थन कराने पर सऊदी अरब की खुलेआम आलोचना कर डाली। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने न केवल इस प्रस्ताव को खारिज किया बल्कि उसके प्रवर्तक और आतंकवाद के पोषक पाकिस्तान को आईना भी दिखाया। उन्होंने ओआईसी को भी सही सलाह दी कि वह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे। क्या भारत को इस मामले में और कदम उठाने चाहिए? क्या उसे आईओसी के साथ इस पर चर्चा करनी चाहिए? याद रहे कि यूएई के आमंत्रण पर भारत की पूर्व विदेश मंत्री ने 2019 में ओआईसी विदेश मंत्रियों की बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया था। इससे पाकिस्तान इतना चिढ़ गया था कि उसके विदेश मंत्री ने उक्त सत्र का बहिष्कार किया। ऐसे में इस संगठन के साथ संवाद को लेकर भारत की राह खुली हुई है, लेकिन पाकिस्तान पर लगाम लगाने के लिए उसे खुद आगे आना होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है, याद आते रहेंगे अहमद पटेल। बीते एक साल में दो ऐसे नेता विदा हो गए जो अलग अलग राजनीतिक दलों में थे, लेकिन दोनों की फितरत एक जैसी थी। इसमें से भाजपा के अरुण जेटली थे और दूसरे कांग्रेस के अहमद पटेल। दोनों नेता अपने अपने दलों में न केवल अहम पदों पर थे बल्कि बहुत कद्दावर थे। दोनों की अपनी अपनी पार्टियों में बहुत चलती थी। दोनों अच्छे मित्र भी थे और दोनों के दूसरे दलों के नेताओं से बहुत अच्छे रिश्ते भी थे। दोनों में एक साझा बात यह भी थी कि वे समस्याओं का समाधान निकालने में उस्ताद थे। लोगों की मदद करना भी दोनों की आदत में शुमार था। यदि कोई व्यक्ति उनके पास अपनी परेशानी लेकर जाता था तो वे उसकी सहायता करते या फिर उसकी परेशानी कम से कम करने का प्रयास करते थे। अरुण जेटली और अहमद पटेल दोनों ही अपनी अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर का भरपूर विश्वास प्राप्त था। दोनों के रिश्ते भी हर तरह के लोगों से थे। अहमद पटेल की तरह अरुण जेटली भी नीचे से उठकर ऊपर पहुंचे थे। छात्र राजनीति से शुरुआत करके उन्होंने अपने आप को देश के सबसे बड़े वकीलों की पंक्ति में खड़ा किया। उनके पिता महाराज कृष्ण जेटली भी नामी गिरामी वकील थे। जेटली खुद सर्वोच्च न्यायालय के श्रेष्ठतम वकीलों में रहे। उन्हें 1977 में जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रखा गया और उसके बाद पार्टी की अंदरूनी राजनीति के चलते 20 साल तक कुछ नहीं मिला, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया और चुपचाप पार्टी का काम करते रहे। वर्ष 2000 में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और वह अटल जी की सरकार में मंत्री बन गए। पहले वह राज्य मंत्री बने, लेकिन उनकी काबिलियत देखकर अटल जी ने उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया और मैं और जेटली जी एक साथ 2000 में राज्यसभा गए थे। 18 साल तक मैंने सदन में उनकी कार्यशैली और भाषण शैली देखी है। 10 साल तक वह नेता विपक्ष भी रहे। मैं संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उनसे तालमेल रखता था। वह हर समस्या का मिनटों में हल निकाल देते थे। नरेंद्र मोदी को 2001 में मुख्यमंत्री बनवाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 2013 में उन्हें प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने में सबसे पहले उन्होंने ही पहल की थी। मोदी जी ने उन्हें वित्त और रक्षा सरीखे 2 बड़े मंत्रालय दिए। उन्होंने आखिरी वक्त तक उन्हें भरपूर महत्व दिया। उन्होंने भी अहमद पटेल की तरह दर्जनों लोगों को मंत्री, मुख्यमंत्री, संसद सदस्य और राज्यपाल बनाया। अरुण जेटली और अहमद पटेल का स्वभाव, नजरिया, काम करने की शैली और रिश्ते निभाने की कला कमोबेश एक जैसी थी। आज ये दोनों भारत के राजनीतिक पटल पर नहीं है। यह देश का बहुत बड़ा नुकसान है। उन्हें जानने वाले हमेशा उनकी कमी महसूस करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है कुतर्क की राजनीति।
जोर जबरदस्ती का सहारा लेकर कराए गए भारत बंद की नाकामी के बाद किसान हितों की फर्जी आड़ में अपने राजनीतिक रोटियां सेक रहे दलों को यह आभास हो जाए तो बेहतर है कि वे किसानों को सड़क पर उतारकर अपनी फजीहत ही करा रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में यदि किसी राजनीतिक दल की सबसे अधिक फजीहत हो रही तो वह है कांग्रेस। अपनी इस फजीहत के लिए वह स्वयं जिम्मेदार है। कांग्रेस अपने नेताओं के बयानों और यहाँ तक के अपने उस घोषणा पत्र से मुंह नहीं चुरा सकती जिसमें वैसे ही कृषि सुधारों को आगे बढ़ाने पर बल दिया गया था, जैसा कि सुधार 3 नए कृषि कानूनों के जरिए किए गए हैं। कांग्रेस किस तरह कुतर्क की राजनीति करने पर आमादा है, इसका ताजा और शर्मनाक प्रमाण हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान है। उनकी पार्टी कृषि क्षेत्र में सुधारों के खिलाफ नहीं है, लेकिन नए कृषि कानून वापस लिए जाने चाहिए। आखिर यह क्या बात हुई? इसे कुतर्क और राजनीतिक पैतरेबाजी के अलावा और क्या कहा जा सकता है? नए कृषि कानूनों को रद्द कर उन्हें नए सिरे से बनाने की मांग की जाए। क्या इसका यही मतलब नहीं है कि कहीं ना कहीं खुद कांग्रेस कृषि सुधारों की आवश्यकता महसूस कर रही है? तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है, अब ब्रेक डांस करके भी जीत सकते हैं ओलंपिक पदक। ब्रेक डांस अब आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC ने पेरिस में 2024 में होने वाले खेलों में इसे शामिल कर लिया है। युवा दर्शकों को लुभाने के लिए IOC ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग को भी ओलंपिक में शामिल किया गया। इन 3 खेलों को टोक्यो ओलंपिक में शामिल किया जाना था, जो कोरोना के कारण 1 साल के लिए स्थगित कर दिए गए थे। तो ये आज का 9 दिसंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।